हेलो स्टूडेंट्स, हमने इससे पहले परागकण की संरचना टॉपिक पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे नर युग्मोद्भिद का परिवर्धन। नर युग्मोद्भिद का परागण जो कि परागकण होता है उसकी बारे में। तो जो नर युग्मोद्भिद का परिवर्धन है उसमें आपको दो टाइप पढ़ने, एक तो परागण से पूर्व की विकास की घटनाएं और एक परागण से पश्चात घटनाएं। जैसे कि ये डायग्राम है पुंकेसर का है। इसमें ऊपर वाला भाग होता है परागकोश, ये पुंतंतु और बीच का योजी उत्तक। इससे आपने जब लघु बीजाणु धानी की संरचना के बारे में पढ़ा था, आपने पढ़ा था इसमें परागकोश में क्या पाए जाते हैं, परागधानी या लघु बीजाणु। तो इसमें कि परागकोश में जो परागकण पाए जाते हैं वो परागण की क्रिया द्वारा स्त्री केसर या जायांग पर स्थानांतरित होते हैं। जब परागकोश से परागकण वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं उस प्रक्रिया को बोलते हैं परागण। और जो ये परागकोश में क्या पाए जाते हैं, परागकण। परागकण वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित जिस प्रक्रिया के द्वारा होते हैं उसे बोलते हैं परागकण। तो परागण से पूर्व का विकास में वो घटनाएं सम्मिलित होगी जब परागण की क्रिया नहीं हो रही है, मतलब जब पादप में परागण की क्रिया नहीं हुई है तो उससे जो पहले की घटनाएं होगी उसे हम परागण से पूर्व के विकास की घटनाओं में शामिल करते हैं। जैसे कि ये डायग्राम है, जब परागकोश में परागकण का निर्माण होता है तो उस समय जो घटनाएं होती हैं उसे बोलते हैं परागण से पूर्व विकास की घटनाएं। परागकण की संरचना में आपने पढ़ा था द्विस्तरीय होते हैं। द्विस्तरीय मतलब दो स्तर होते हैं। बाहर वाला स्तर होता है बाह्य चोल, अंदर वाला स्तर होता है अंतःचोल। जो बाह्य चोल होता है वो किसका बना होता है, स्पोरोपोलेनिन का बना होता है। बाह्य चोल पर ही जनन छिद्र पाए जाते हैं। जनन छिद्र वो होते हैं जहाँ पर स्पोरोपोलिन का आवरण नहीं होता है, और अंदर की ओर होता है अंतःचोल। ठीक है। अब जो इसमें परागकण की संरचना में आपने पढ़ा था कि जो परागकण होता है एक केंद्र की होता है। एक केंद्र की, तो इसमें केंद्रक होता है, उसमें समसूत्री विभाजन की घटना होती है। समसूत्री विभाजन की घटना होती है तो केंद्रक में समसूत्री विभाजन हुआ। एक केंद्रक से दो केंद्रक का निर्माण होता है। एक केंद्रक से दो केंद्रकों का निर्माण होता है। एक केंद्रक आकार में छोटा होता है, एक केंद्रक आकार में बड़ा होता है। जो छोटा केंद्रक होता है उसे बोलते हैं जनन केंद्रक, और जो बड़ा केंद्रक होता है उसे बोलते हैं कायिक केंद्रक। अब आगे जो विकास होता है, जो जनन केंद्रक होता है और जो कायिक केंद्रक होता है, इनके चारों ओर भित्ति का निर्माण होता है। दिखाई दे रही है आपको ये भित्ति, के चारों ओर भित्ति का निर्माण होता है। भित्ति का निर्माण होने से अब जनन केंद्रक को जनन कोशिका कहते हैं और कायिक केंद्रक को कायिक कोशिका कहते हैं। और ये जो जनन केंद्रक या जनन कोशिका होती है वो किससे चिपके होते हैं, परागण की भित्ति से। और इनके चारों ओर जो कैलोस परत होती है, इसे भित्ति कैलो, ये भित्ति किसकी बनी होती है, कैलोस की बनी होती है। तो इनके चारों ओर कैलोस परत का निर्माण हो जाता है। तो बच्चों आपको इतना ध्यान रखना है, जो परागकण होते हैं वो परागकोश में पाए जाते हैं, और जब परागकण परागकोश में पाए जाते हैं उस समय जो घटनाएं होती है, मतलब उस समय जो पुष्प में विकास होता है या जो भी घटनाएं होती हैं उन्हें परागकण से पूर्व विकास की घटनाओं में शामिल करते हैं। ठीक है। अब जो कायिक कोशिका होती है, कायिक कोशिका कौन सी है, ये वाली। जो कायिक कोशिका क्या काम करती है, परागकण से पराग नलिका का निर्माण करती है। आपने देखा है दो कोशिकाएं बन रही है, एक तो जनन कोशिका और एक कायिक कोशिका। जो कायिक कोशिका होती है वो परागकण से किसका निर्माण करती है, पराग नलिका का। और जो जनन कोशिका होती है उसके द्वारा किसका निर्माण होता है, नर युग्मकों का। ये जो सारी घटनाएं होती है ये परागण से पूर्व विकास की घटनाओं में होती है। अब जो परागण के पश्चात घटना, परागण से पश्चात घटनाएं कौन सी होगी, जो परागकोश में परागकण बन गए और वो वर्तिकाग्र पर जा रहे हैं, वर्तिकाग्र पर जाके यहाँ स्थानांतरित हो गए, और स्थानांतरित होने के बाद ये जो परागकण है नीचे और अंडाशय में जाएंगे। वो जो सारी घटनाएं होंगी वो किस में होंगी, परागकण के पश्चात घटना में। इसे आप एक चित्र द्वारा भी समझ सकते हैं। जैसे कि अभी आपने पढ़ा है दो कोशिकाएं होती है, जनन कोशिका और कायिक कोशिका। जनन कोशिका से किसका निर्माण होता है, नर युग्मकों का, और कायिक कोशिका से किसका निर्माण होता है, पराग नलिका का। ठीक है। जो ये जनन कोशिका होती है परागण की सी भित्ति से चिपकी होती है, और जो बीच में आपने देखा ये कैलोस परत होती है, ये कैलोस परत होती है। ये कैलोस परत जब घुल जाती है तो ये केंद्रक है वो स्वतंत्र हो जाते हैं। केंद्रक स्वतंत्र हो जाते हैं तो ये इस वाली परत से मुक्त हो जाते हैं। इस वाली परत से मुक्त हो जाते हैं तो ये इसमें तैरते रहते हैं।
जिससे कि जनन कोशिकाकार किस प्रकार हो जाता है, जनन कोशिकाकार कैसा हो जाता है, तरकुआकार हो जाता है। ये तरकू के आकार की हो जाती है क्योंकि परागकण की भित्ति से चिपकी रहती है, और जब इससे ये पृथक होती है तो इसका आकार कैसा हो जाता है, तरकुआकार हो जाता है। अब जो ये अंत्यचोल होता है, ये जो बाह्य चोल होता है स्पोरोपोलिनियन का, आपने देखा है बाह्य चोल किसका बना होता है, स्पोरोपोलिनियन का, और जो अंत्यचोल होता है वो पैक्टीसेल्युलोज सर का बना होता है। और बाह्य चोल पर क्या पाए जाते हैं, जनन छिद्र। तो जो अंत्यचोल होता है वो बाह्य चोल में जहाँ जनन छिद्र होते हैं उससे एक नलिका के रूप में बाहर निकलते हैं। जिस डायग्राम में दिख रहा है ये अंत्यचोल बाह्य चोल से जनन छिद्र, मतलब जो इस स्थान से इन स्थानों के द्वारा बाहर निकलते हैं। आगे होती है कायिक कोशिका और पीछे होती है जनन कोशिका। जो कायिक कोशिका होती है वो आगे की ओर होती है, और कायिक कोशिका से आपने अभी पढ़ा है किसका निर्माण होता है, कायिक कोशिका से परागकण से परागनलिका, मतलब कि ये बाहर निकल गई और ये वाली जो बनाती है स्थिति वो कायिक कोशिका के द्वारा बनती है। और जो जनन कोशिका होती है इसमें वापस समसूत्री विभाजन होता है। जो नर युग्मोद्भिद के परिवर्तन में 2 समसूत्री विभाजन होते हैं। एक तो फर्स्ट परागण से पूर्व विकास में केंद्रक में समसूत्री विभाजन प्रथम होता है, और एक जब अंत्यचोल बाह्य चोल से एक नलिका के रूप में बाहर निकलता है जनन छिद्र के द्वारा, जब एक समसूत्री विभाजन होता है। तो जनन कोशिका में समसूत्री विभाजन व 2 केंद्रकों का निर्माण होता है, 2 अचल नर युग्मकों का निर्माण होता है। तो ये जो सारी घटनाएं होती है ये परागण के पश्च परिवर्तन की घटनाएं होती है, और ये जो सारी घटनाएं होती है परागण से पूर्व की घटनाएं होती है। इसे आपको बुक में इस प्रकार समझाया गया, एक बार आप बुक वाला भी देख लीजिए। बाह्य चोल है, ये वाला बाह्य चोल है, ये अंत्यचोल है। बाह्य चोल है, अंत्यचोल है, और अंदर की ओर केंद्रक है। केंद्रक में समसूत्री विभाजन हुआ, 2 कोशिकाओं का निर्माण हुआ, कायिक कोशिका और जनन कोशिका। अब जो अंत्यचोल है बाह्य चोल से जो जनन छिद्र पाए जाते हैं उसके द्वारा बाहर निकलते हैं, और कायिक कोशिका के द्वारा परागनलिका का निर्माण होता है। जो परागनलिका होती है, ये जो परागनलिका होती है, ये जो परागण है इसमें जो कायिक कोशिका और जनन कोशिका होती है, इससे जो परागनलिका होती है, परागनलिका कहाँ जाती है, अंडाशय तक जाती है। अंडाशय तक जाती है जहाँ पर पुष्प में निषेचन की क्रिया होती है। ठीक है, तो जो अंत्यचोल है वो बाह्य चोल से जनन छिद्रों के द्वारा बाहर निकलते हैं और ये परागनलिका का निर्माण करते हैं। नर युग्मक किससे बनते हैं, जनन केंद्रक से या जनन कोशिका से बनते हैं, और जो कायिक कोशिका होती है उसके द्वारा किसका निर्माण होता है, परागनलिका का निर्माण होता है। तो बस आपको बच्चों एक बार इसको समझने की ज़रूरत है, आपको समझ में आएगा। एक बार वापस रिपीट कर देती हूँ। जो ये पुंकेसर होता है इसमें परागकोश होते हैं, परागकोश में क्या पाए जाते हैं, परागकण। तो जब नर युग्मोद्भिद का परिवर्तन पढ़ोगे इसमें आप 2 प्रकार की घटनाएं पढ़ेंगे, परागण से पूर्व विकास की घटनाएं और परागण के पश्च की घटनाएं। जो परागण से पूर्व विकास की घटनाओं में आप पढ़ोगे जो परागकोश में परागकण पाए जाते हैं उस समय जो घटनाएं होती है, ये परागण की संरचनाएं होती है। उसमें 2 स्तर पाए जाते हैं, बाह्य चोल और अंत्यचोल। इसमें केंद्रक पाया जाता है, इसमें समसूत्री विभाजन की घटनाएं होती हैं, 2 केंद्रकों का निर्माण होता है, जनन केंद्रक और कायिक कोशिका। 1 मिनट रुक। फिर इसमें आगे जो घटनाएं होती है इसके चारों ओर भित्ति का निर्माण होता है, जनन केंद्रक से जनन कोशिका और कायिक केंद्रक से कायिक कोशिका। फिर आगे इसमें पढ़ा है ये कोशिका जो जनन कोशिका होती है वो परागण की से भित्ति से चिपकी रहती है, और ये परागण की भित्ति से जब इसमें परत घुल जाती है, कैलोस परत घुल जाती है, तो ये जनन कोशिका परागण की भित्ति से पृथक हो जाती है। पृथक होने से जब ये अंत्यचोल बाह्य चोल से जनन छिद्र के द्वारा परागनलिका का निर्माण करता है, जो कायिक कोशिका होती है वो परागनलिका का निर्माण करती है, और जनन कोशिका में समसूत्री के विभाजन के द्वारा 2 नर युग्मकों का निर्माण होता है।